चलिए, तो अब इस टॉपिक में हम लोग आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, इसको हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है ये हम लोग को समझना अभी जरूरी है, क्योंकि हम लोग अब आने वाले हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की तरफ। ठीक है, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो वेव आके किसी पॉइंट पे मिलता है और वो फ्रिंज बनाता है। फ्रिंज एक्चुअली क्या है, ब्लैक और व्हाइट लाइट का एक सीरीज है। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट लाइट का ब्लैक व्हाइट ऐसे करके पूरा लाइट का एक सीरीज है, तो उसको हम लोग फ्रिंज कहते हैं। तो ये जो फ्रिंज बनता है वो लाइट के वेव कैरेक्टर के कारण बनता है। ठीक है, तो लाइट का वेव कैरेक्टर होता है, तो लाइट का चूंकि वेव कैरेक्टर होता है, तो लाइट जो वेव का जो भी इक्वेशन है, जो भी प्रिंसिपल है, उसको वो अप्लाई करेगा। तो लाइट क्या क्या अप्लाई करेगा, तो वेव में एक प्रॉपर्टी होता है सुपरपोजिशन का, इंटरफेरेंस का प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये जो इंटरफेरेंस का जो प्रिंसिपल है उसको हम लोग, इसका सुपरपोजिशन का एक प्रिंसिपल है तो उसको हम लोग, तो वेव का सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल होता है तो उसको लाइट फॉलो करेगा। ठीक है, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है इसके बारे में हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। सपोज देयर आर टू वेव्स मीट एट ए पॉइंट। ठीक है, तो दो वेव है, दोनों क्या करता है, किसी पॉइंट पर आके मीट करता है। ठीक है, देन द डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट will depends upon the waves which has met at that point। ठीक है, मान लीजिए दो वेव है, ऐसे बना देते हैं फिगर। दो वेव है, एक S1 और एक S2। ठीक है, तो यहां पे जो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है या इसका एम्पलीट्यूड है वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि दो वेव का कैरेक्टर क्या है, दो वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, वो इस चीज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं यहां पे P पॉइंट लिख देते हैं। इफ द डिस्प्लेसमेंट एट P ड्यू टू S1 is Y1 and due to wave S2, इसको वेव लिख दीजिएगा, वेव S2 is Y2, then the resultant displacement is at P is y is equal to y1 plus y2। ठीक है, समझ में बात आ रहा है। चलिए कुछ और पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं, यहां पे इसको लिखते चलते हैं। वी मस्ट नो दैट
we are studying here the wave nature of the light। ठीक है, हम लोग वेव नेचर ऑफ लाइट यहां पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो लाइट must follow the rules of wave nature। ठीक है, here principle of superposition is a nature of wave character। So light must also follow this principle। ठीक है, which we will discuss in coming parts। ठीक है, तो समझ में बात आ रहा है। कहानी क्या है इसमें? कहानी ये है कि वेव का नेचर क्या होता है, वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कैरेक्टर होता है वेव में, जिसमें होता क्या है कि जो दो वेव है कहीं पॉइंट पर आके मिल जाता है, तो एक वेव अभी y1 डिस्प्लेसमेंट देता है उस पॉइंट को, तो दूसरा वेव y2 डिस्प्लेसमेंट देता है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट उसका y1 प्लस y2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी उतारे नहीं है तो क्या कीजिएगा, पहला ये तीनों पॉइंट उतार लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला पॉइंट उतारिएगा और फिगर उतारिएगा। अभी नहीं उतारे हैं तो, अभी उतार लिए तो कोई बात नहीं है, ये तीनों को पहले उतारिएगा, बाद में इसको उतारिएगा। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट आते हैं। यहां के बाद इफ देयर आर 3 waves meeting at a point, then the displacement will be y is equal to y1 plus y2 plus y3। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। अब मान लीजिए एक y है। अच्छा, ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? पॉइंट जैसे मान लीजिए एक रस्सी है, रस्सी में जब ऐसे हम लोग उसे झटकते हैं तो वो भी वेव निकलता है। तो मान लीजिए कि एक रस्सी को नॉट कर दिए कहीं से। ठीक है, और दो आदमी है कि इधर से क्या कर रहा है, उस पे यहां से झटका दे रहा है, तो एक वेव यहां से ट्रैवल करेगा, एक वेव यहां से ट्रैवल करेगा। ठीक है, अब देखिए ये जब P पॉइंट पे, जो नॉट वाला पॉइंट पे पहुंचेगा, जहां पे गिरहा बंधा हुआ है, तो वहां पे क्या होगा कि इस वेव के कारण जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट देता है ऊपर साइड में y। ठीक है, एक टाइम पे कहीं ना कहीं आकर मीट करेगा ना, किसी खास टाइम पे आकर ये मीट कर रहा है, तो उस जहां पे ये मीट कर रहा है जिस टाइम पे, वहां पे ये डिस्प्लेसमेंट देता है y, इसको इतना ऊंचा में y, और ये देता है माइनस y। ये ऊपर में y देता है, ये मान लीजिए माइनस y देता है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो जाएगा, 0। समझ में बात आ रहा है? आदि मान लीजिए ये देता है y ऊपर साइड में, और ये भी देता है y ऊपर साइड में। ठीक है, तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट वहां पे क्या हो जाएगा, 2y, यानी कि दुगना ऊंचाई का 2y तक वो जाएगा ऊपर। ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट समझ में आ रहा है? इसका डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है कि दोनों वेव उस समय उसको क्या डिस्टरबेंस दे रहा है, तो वो डिस्टरबेंस को हमको ऐड कर लेना है। यदि y1 दे रहा है, एक y2 दे रहा है, तो y1 प्लस y2 हम लोग लिख देंगे।
ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है, ये y1 प्लस y2 कैसे लिखाया। ठीक है, चलिए इसको यहां तक उतारिए, अगले पार्ट में आते हैं। रिजल्टेंट amplitude and intensity due to coherent source। ठीक है, अब क्या है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ड्यू टू कोहेरेंट सोर्स, इसके बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे हम लोग। सपोज, समझिएगा इसको अच्छा से, द टू वेव्स S1 and S2 meet at a point P with phase difference डेल्टा फाई और फाई भी कभी कभी लिखते हैं। ठीक है, फेज डिफरेंस तो समझ में आ रहा है कि फेज डिफरेंस क्या है, नहीं आ रहा है तो फिर से समझ जाइए। इसका फेज कितना है पाई बाई 2, इसका फेज पाई, इसका फेज 3 पाई बाई 2, इसका फेज 2 पाई। ठीक है, तो कोई अपने इस पॉइंट पे है एक वेव, कोई वेव इस पॉइंट पे है तो उसका फेज पाई है, पाई बाई 2 है, और दूसरा वाला फेज, दूसरा वाला वेव है उसका फेज 3 पाई बाई 2 है। दोनों के बीच का कोई डिफरेंस आ गया ना फेज का। तो हम बोल रहे हैं कि दो वेव है, दोनों अपने अलग अलग फेज में यहां पे पहुंचता है। ठीक है, तो दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस आ जाएगा ना, विथ फेज डिफरेंस डेल्टा फाई, देन द phase difference delta phi, then the and if this phase difference remains constant, if this phase difference remains constant with time, मतलब समझ में आ रहा है, टाइम के साथ ये जो फेज डिफरेंस है ना, जैसे मान लिया कि यहाँ पे फेज डिफरेंस दोनों का बीच का वेव का यहाँ पे है पाई बाई 2, तो ये पाई बाई 2 अभी कांस्टेंट रह जाएगा, तो ये जो दोनों वेव होगा वो कोहेरेंट सोर्स ऑफ द वेव कहला जाएगा। ठीक है, कोहेरेंट सोर्स ऑफ वेव remains constant with time, then the two waves will be called as coherent source of wave। समझ में बात आ रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपका फेज चेंज नहीं होना चाहिए, फेज चेंज हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, कोहेरेंट सोर्स नहीं रहेगा। कोहेरेंट सोर्स रहने के लिए आपका किसी भी पॉइंट पे आपका फेज जो है वो चेंज ना हो। अच्छा, यहां पे मान लीजिए ये दोनों वेव के कारण फेज आपका पाई बाई 2 है, हो सकता है ये वेव आगे जाके कहीं पे और भी मिल जाए, कहीं और मिल जाए, ऐसे मिल जाए, कहीं कहीं बहुत जगह मिल सकता है। यहाँ पे पाई बाई 2 है, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 है, यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ पे पाई है, तो बहुत सारा अलग हो सकता है। तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फेज डिफरेंस होगा, लेकिन वो फेज डिफरेंस सेम रहेगा किसी भी टाइम पे। तो वो दोनों जो सोर्स जो से मिलकर यहाँ पे बना है वो पॉइंट पे, तो वो वाला जो दोनों सोर्स है वो कोहेरेंट सोर्स कहलाएगा। तो इसमें लिखते हैं एट डिफरेंट पॉइंट
phase difference will remain different, but with respect to time it will not change. Then this phase, then this source of wave will be called as coherent source. ठीक है, समझ में बात आ रहा है कि ये कैसे कोहेरेंट सोर्स हो गया। तो हम लोग लिखते हैं फॉर द waves to be the coherent, its frequency f, angular frequency omega और time period must be सेम। ठीक है, ये समझ में आया कि फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड, तीनों में से कुछ भी इसका सेम होना चाहिए कोहेरेंट सोर्स में, तब ये कोहेरेंट सोर्स कहलाएगा। ठीक है, हम इसे कोई एग्जांपल से समझाएंगे अभी आपको। अच्छा, एक चीज में और कर लीजिए, देन दिस सोर्स ऑफ वेव इज कॉल्ड एज कोहेरेंट, अदरवाइज नॉन कोहेरेंट। ठीक है, ऐसा लिख दिया हो। अच्छा, अब चलिए, सपोज एट ए पॉइंट द फेज डिफरेंस बिटवीन टू waves is 0 डिग्री। फेज डिफरेंस 0 डिग्री हो सकता है ना। ठीक है, फेज डिफरेंस 0 का मतलब वो अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम एम्पलीट्यूड सब एक साथ आ जा रहा है। ठीक है, मीन द मैक्सिमम, मिनिमम एंड zero value of two waves comes at same time। ठीक है, then अच्छा चलिए, अब क्या है, फेज डिफरेंस क्या है बिटवीन टू वेव्स, किसी पॉइंट पे क्या है, 0 डिग्री है। then the source will be called as coherent source only when this 0 degree remains maintained। ये 0 डिग्री जब मेंटेन रहेगा तभी ऐसा संभव है। and this is possible only when the frequency of two waves remain constant। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट का ही बात करते हैं, तो यहां पे दोनों आया तो ये 0 डिग्री आ गया। अब ये 0 डिग्री तभी मेंटेन रहेगा कि जो स्पीड से वेव आ रहा है, जो फ्रीक्वेंसी से, ये दोनों वो अभी भी मेंटेन रहे। यानी कि फ्रीक्वेंसी ये मेंटेन रखेगा या टाइम पीरियड या फिर क्या कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तभी यहाँ पे हमेशा 0 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो इस कारण से हमारा क्या होना चाहिए कि ये तीनों चीज में से कोई चीज फॉलो करना चाहिए, तभी ये जो दोनों वेव होगा वो कोहेरेंट सोर्स ऑफ वेव्स कहलाएगा।
ठीक है, चलिए इसको उतारिए, ये हो गया। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का बात करते हैं। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड समझ रहे हैं ना कि उस पॉइंट पर, पी पॉइंट पे एम्पलीट्यूड क्या होगा इस दोनों वेव के कारण, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं सपोज देयर आर टू waves moving with two coherent source of waves moving with same velocity and frequency, ठीक है। ये तो कोहेरेंट होगा तो ऐसा होगा ही, and their equation is given as y1 is equal to a1 sin kx minus omega t, y2 is equal to a2 sin kx minus omega t plus phi, ठीक है। विथ यहां लिख दीजिएगा फेज डिफरेंस phi, ठीक है। तो y1 is equal to इतना, y2 is equal to इतना, then the resultant amplitude y is equal to y1 plus y2, ठीक है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो से ही नहीं निकालते थे हम लोग, तो चलिए इसको करते हैं। a1 sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस a2 sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं a1 sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस a2, अच्छा साइन a प्लस बी के फॉर्म में है तो इसको साइन a कॉस बी, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, ठीक है, ऐसा हो गया ये, ठीक है। अब चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। a1 sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस a2 cos phi sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस a2 sin phi cos kx माइनस ओमेगा टी, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा अब क्या करते हैं, sin kx माइनस ओमेगा टी कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2 cos phi sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस a2 sin phi cos kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं a cos phi sin kx माइनस ओमेगा टी, और इसको लिख देते हैं a sin phi cos kx माइनस ओमेगा टी, और यहां पे लिख दीजिए वेयर a1 प्लस a2 cos phi is equal to a cos phi, a2 sin phi is equal to a sin phi, ठीक है। ये फाई पहले से है ना, इसको थीटा कर देते हैं। ये क्या है, फाई पहले से है, इसको थीटा कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब a कॉमन ले लेंगे
तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के फॉर्म में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस थीटा। यही ना हुआ इसका फाइनल वैल्यू। ये किसका वैल्यू हो रहा है, y का वैल्यू हो रहा है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का। ठीक है, अब इसमें तो एक चीज अननोन आ गया थीटा, तो थीटा वहां से निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं हम लोग वेयर a sin थीटा बाई a cos थीटा इज इक्वल टू a2 sin फाई बाई a1 प्लस a2 cos फाई। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू a2 sin फाई बाई a1 प्लस a2 cos फाई। ठीक है, तो tan थीटा का वैल्यू यहां से आप निकाल लिए। ठीक है, समझ में बात आ रहा है। ठीक है, इसको यहां तक उतारिए। ये आपका फाइनल इक्वेशन आया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया। ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड y का जो वैल्यू है, यदि फेज डिफरेंस फाई है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, a sin kx माइनस ओमेगा डी प्लस थीटा लिखेंगे और थीटा में आपका फाई ऐड है। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू a2 sin फाई बाई a1 प्लस a2 cos फाई। ठीक है, चलिए इसको यहां तक उतारिए। अब एक चीज और करते हैं हम लोग, हेयर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a1 प्लस a2 cos फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 cos फाई और प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, तो ये जो फाइनली आ जाएगा a1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, तो ये मिलके a2 स्क्वायर हो जाएगा, 2a1 a2 cos फाई, ये a का स्क्वायर हो गया। तो जो a का वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट a का वैल्यू आ गया। ये एम्पलीट्यूड है ना, इसका वैल्यू आप निकाल लिए इससे, ये थीटा का वैल्यू निकाल लिए इससे। ठीक है, तो जो दो अननोन था, बाकी तो पहले से पता ही था के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो ए और थीटा आप निकाल लिए, तो आपका क्या निकल गया, रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट था वाई आपका निकल गया ना। तो इसको हम इस तरह से समझेंगे, ए का वैल्यू ऐसा है ना, तो इस इक्वेशन को फिर से आप लिखिएगा यहाँ पे और देखिए इसको कैसे है, ये a1 a2 है, ये जैसे देखिए ये a1 है, ये a2 है। ठीक है, और ये जो a है, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, अच्छा a1 और a2 के बीच का एंगल क्या है, फाई है। हाँ, तो ये जो a है इस दोनों के बीच का है। ठीक है, ये a हो गया। अभी इसको पैराग्राम लॉ जैसे समझना है तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, तो ये आपका a हो गया, ये a1 ये a2 दोनों के बीच का एंगल फाई, और ये जो फाई हो गया आपका, ये a आप निकाल लिए, ये आपका a हो गया वो रिजल्टेंट वैल्यू। रिजल्टेंट ऐसा नहीं है रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, तो इस तरह से a आपका वैल्यू हो गया। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। अब ये क्या हो जाएगा, ये जो यहां से जो बनाएगा वो एंगल हो जाएगा थीटा। ठीक है, ये थीटा हो जाएगा ना, तो इसको थीटा आप लोग उतार लीजिएगा। ठीक है, ये थीटा वैल्यू हो जाएगा आपका। चलिए ये आपका हो चुका है। अब हमको क्या करने का है
कि ये एम्पलीट्यूड आप निकाल लिए हैं। अब हम लोग इंटेंसिटी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। एम्पलीट्यूड की तरफ तो हम लोग बढ़ चुके हैं, एम्पलीट्यूड का वैल्यू निकाल लिए, डिस्प्लेसमेंट निकाले रिजल्टेंट, और उसमें एम्पलीट्यूड का वैल्यू निकाले, थीटा का वैल्यू निकाले। अब हम लोग के पास क्या है, इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना। इसको उतारिए, इसको फिर मिटाएंगे। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी देखते हैं क्या है। अब लिखते हैं इंटेंसिटी इज गिवन एज I is equal to 1/2 rho ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर भी, ठीक है। लिखते हैं वेयर रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मीडियम in which waves travel, omega frequency of the wave, a amplitude of the wave, b velocity ऑफ वेव, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है। सो इंटेंसिटी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा। नाउ वी हैव resultant amplitude A is equal to root under A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos phi, ठीक है। Then I is directly proportional to A square है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं A square is equal to A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos phi, ठीक है। तो ये बन जाएगा I is equal to I1 plus I2, ठीक है, प्लस 2। अच्छा, ये A1 I1 है तो A1 स्क्वायर I1 है, तो A1 क्या हो जाएगा, रूट I1 रूट I2 cos phi, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है कि इसमें क्या है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। पहले क्या था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था। हम किसका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, वही पॉइंट P पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इस दोनों का इक्वेशन निकालें। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ intensity at a point due to two wave, ठीक है। तो दो वेव के कारण जो इंटेंसिटी है वो आपका यहां निकल गया,
ठीक है, चलिए यहां तक उतारिए इसको। अब हम लोग कुछ स्पेशल केस लेंगे। मेरे पास क्या है, सपोज द एम्पलीट्यूड A1 and A2 of the two coherent source is equal। यदि इक्वल हो जाएगा then A1 is equal to A2 is equal to A। then मेरे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो हो जाएगा, रिजल्टेंट ए नॉट इसको कर देते हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए, रूट अंडर ए नॉट स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर प्लस 2 ए नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 ए नॉट स्क्वायर प्लस 2 ए नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। अच्छा, इसको जब बाहर निकालेंगे तो रूट 2 ए नॉट और अंदर में 1 प्लस कॉस स्क्वायर फाई, ऐसा हो गया। अच्छा, इसको करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर, नहीं ऐसे लिखते हैं, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अच्छा, इसको ऐसे कर दीजिए, स्क्वायर यहां लिख दिया ना, ये cos फाई हो गया, तो cos 2 थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपका हो गया ना, तो इसको cos 2 थीटा मान लेते हैं, तो रूट 2 ए नॉट 1 प्लस cos 2 थीटा, यानी कि 2 cos स्क्वायर 5/2 माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये 1 कट गया, तो ये रूट 2 cos 5/2 निकलेगा, तो रूट 2 हो जाएगा, 2 ए नॉट cos 5/2, ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का वैल्यू हो जाएगा। समझ में बात आ रहा है कि एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 2 ए नॉट cos 5/2 इफ A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A नॉट। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं। अब उसके नीचे लिखिएगा, फिर फाइनली इसको लिखेंगे, सिमिलरली इफ I1 is equal to I2 is equal to I naught, then resultant intensity I is equal to क्या हो जाएगा, I1 प्लस I naught प्लस I naught प्लस 2 रूट I naught cos 5/2। ठीक है, तो अब हम इसको कहेंगे 2I naught, और ये रूट I naught क्या मिल जाएगा, ये भी 2I naught बन जाएगा, cos 5/2 मतलब cos 5। ठीक है, तो 2I naught 1 प्लस cos 5, तो ये क्या हो जाएगा, 2I naught 1 प्लस cos 5 को क्या लिखे हैं, 2 cos स्क्वायर 5/2, 2 cos स्क्वायर 5/2, यानी कि 4I naught cos स्क्वायर 5/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 4I naught cos स्क्वायर 5/2। चलिए इसको समराइज करके लिख देते हैं, सब फाइनली लिख लीजिएगा तो लिखिएगा नीचे, सो एम्पलीट्यूड A is equal to 2A naught cos 5/2 if A1
A1 is equal to A2 is equal to A naught. Resultant amplitude, resultant intensity I is equal to, क्या लिखे इसका, 4I naught cos square phi by 2 if I1 is equal to I2 is equal to I naught. So here if A1, A2, I1 and I2 is known, I2, so here for given value of A1, A2, I1, I2, मतलब ये सब वैल्यू दिया हुआ है, then the resultant amplitude and resultant intensity depends upon phase difference phi. फेज डिफरेंस फाई पे डिपेंड कर रहा है. A1, A2, I1, I2 पता होता है उसके गिवन वैल्यू पर. ये किस पे डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी, फेज डिफरेंस पे. ठीक है, तो फेज डिफरेंस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जिस पॉइंट पे दो वेव मिल रहा है उसका फेज डिफरेंस क्या है उस पे ये डिपेंड कर रहा है. ठीक है, चलिए इसको उतारिए यहां तक. कुछ पॉइंट्स और है लिखाएंगे. चलिए लिखते हैं. सपोज if there are more than two waves meeting at a point, मान लीजिए अभी तो दो वेव का देखा था ना, मोर देन दो हो जाए, then first of all we will find the resultant amplitude at that point due to the resultant amplitude at that point due to the waves by the help of वेक्टर. वेक्टर से हम लोग निकाले थे ना कि दो रहे वेक्टर तो कैसे निकाला, दो से अधिक रहे वेक्टर तब भी आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं एम्पलीट्यूड के. एम्पलीट्यूड तो क्या है कि वेक्टर का एडिशन जैसा है, उसमें रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 2A1 इंटू कॉस थीटा. तो पहले दो का निकालिए और वो निकल जाए तो उससे फिर तीसरा का कर दीजिए, तो फिर इस तरह से करके निकाल लीजिए. तो आपका एक से दो से अधिक भी रहेगा तो आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल लिए. वेक्टर एडिशन मेथड. एंड नाउ वी नो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू किसके है, सॉरी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. यहां लिख देते हैं एम्पलीट्यूड टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. ठीक है, अब ये कर लीजिएगा. तो देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड यानी कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर हो गया. ठीक है, अब बाद में फिर इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं. सो वी कैन ऑल्सो फाइंड द इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट. ठीक है, तो किसी भी दो या दो से अधिक वेव किसी पॉइंट पे आ रहा है तो पहले रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालिए, फिर रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालिए. ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल लीजिएगा.
बस देख लीजिएगा कि फेज डिफरेंस थोड़ा क्या है, ठीक है। फेज डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो देख लीजिएगा। फेज डिफरेंस पे आपका डिपेंड करता है ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। यदि A1 A2 बराबर हो जाएगा तो उसका फॉर्मूला आपको बताया गया, और I1 I2 भी बराबर हो जाएगा तो उसका भी फॉर्मूला बताया गया। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी का अलग अलग रहेगा तो फिर वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। A इज इक्वल टू रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर टू A1 A2 cos फाई, और इसमें I का क्या लिख देंगे, I1 प्लस I2 प्लस रूट I1 रूट I2 cos स्क्वायर 5/2, ठीक है। चलिए अब कुछ पॉइंट्स है उसको कवर करते हैं। इंटरफेरेंस, अच्छा लिखते हैं व्हाट इज इंटरफेरेंस। लिखते हैं इंटरफेरेंस इज ए पोजीशन in which waves coming at a point shows some properties and these properties show some character लिख देते हैं, ठीक है। and this character remains constant with time. This character remains constant with time, ठीक है। अच्छा, इसका कैरेक्टर कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब हमको क्या चाहिए, कोहेरेंट सोर्स चाहिए। सो इंटरफेरेंस कैन बी shown, interference can be seen only for the coherent sources. कोहेरेंट सोर्स ही क्या करेगा, इंटरफेरेंस आपको दिखा पाएगा, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं, नाउ वी हैव रिजल्टेंट, अब सब फॉर्मूला एक साथ लिख रहे हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ऐसा करते हैं, ये फॉर्मूला को वहां पे लिख देते हैं, अब इसका बार बार काम आएगा, ठीक है। ये रिजल्ट, नाउ वी हैव रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, आप लोग यही लिखिएगा, हम यहां पे किनारे में लिख रहे हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A is equal to रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi if A1 is not equal to A2. रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A is equal to क्या हो जाएगा, 2A0 cos phi/2 if A1 is equal to A2 is equal to A0, ठीक है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, तो ऐसे भी करके लिख सकते हैं इसको, ठीक है।
अभी इतना होगा तो ये और इतना होगा तो ये, ठीक है। अच्छा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2I0 cos स्क्वायर cos phi by 2 if, इसमें लिख दिएगा if I1 is not equal to I2, if I1 is equal to I2 is equal to I0। इसको यहां तक उतारिए, ये फॉर्मूला अभी काम आएगा। ये सॉरी 4I0 हो जाएगा ना, 4I0 cos phi by 2, ठीक है। तो जहां पे कोई गलती ना देख लेगा, कहीं 2 नहीं लिखा गया है ना, इसको देख लीजिएगा, ये 4I0 cos phi by 2 होगा, ठीक है। चलिए यहां तक उतारिए इसको, 4I0 cos स्क्वायर phi by 2, जहां पे देखिएगा कहीं पे कुछ गलत नहीं लिखा हुआ है, पिछला वाला में देख लीजिएगा 4I0 cos स्क्वायर phi by 2 लिखा हुआ है कि नहीं, यही वाला इंटेंसिटी होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये जब होगा I1 I2 अलग अलग रहेगा और सेम रहेगा तब, और ये A1 A2 जब सेम रहेगा तब, अलग रहेगा तब, ये वाला फॉर्मूला आपका हो गया। इसको उतारिए अच्छे से। चलिए अब लिखना स्टार्ट करते हैं। ये तो यहां तक लिख ही लिया आप लोग। सपोज द टू वेव्स meet at several points as in figure। जैसे मान लीजिए एक सोर्स S1 है, ठीक है, तो S1 से मान लीजिए कि बहुत सारा लाइट, बहुत जगह, बहुत डायरेक्शन में लाइट निकलेगा, और एक S2 है तो ये भी बहुत जगह से बहुत जगह लाइट निकलेगा इसका सोर्स, ठीक है, कहीं भी मिल सकता है, बहुत जगह मिलेगा, ठीक है, कहीं भी मिल सकता है। तो ये फिगर बनाइए, उसके बाद हम लिखना स्टार्ट करते हैं। हम इस पूरा चीज को मिटा देते हैं ऊपर से। बस इतना ध्यान रखिएगा कि बहुत जगह मिल रहा है ये पॉइंट, ठीक है। We see in the given figure is that the two sources of wave meet at different points। बहुत ही अलग अलग पॉइंट्स पे जाके वो मिलता है, ठीक है। And if the phase difference if नहीं, and the phase different at different phase difference at different point will not be same, but if this phase difference remains constant at all the points, then the सोर्स इज कोहेरेंट। तो कोहेरेंट सोर्स हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग लिखते हैं सपोज देयर इज ए पॉइंट P and its distance from source S1 and S2 is
S1P and S2P. Then the distance S1P minus S2P will be called as path difference. इसको हम लोग क्या कहेंगे? पाथ डिफरेंस कहेंगे, ठीक है। Therefore path difference delta x, therefore at different point different path difference, different point different path difference हो जाएगा। So the there is a relation between phase difference and path difference, and phase difference delta phi or phi is equal to 2 pi by lambda into delta x, ठीक है। यानी कि जो फेज डिफरेंस होगा वो 2 pi by lambda into delta x होता है। ये डेल्टा x क्या है? पाथ डिफरेंस, और डेल्टा फाई क्या है? फेज डिफरेंस। ये फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस में एक रिलेशन आ गया, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच का। चलिए इसको यहां तक उतारिए, ये हो गया। अब चलिए कुछ पॉइंट्स पे आएंगे हम लोग। इसका नाम दे दीजिए 1 2 3 4, ठीक है। अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? द पॉइंट will be called as at constructive interference in which the amplitude and intensity is maximum at that point, ठीक है। समझ में बात आ रहा है? चलिए, तो पहला रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा उस पॉइंट पे? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए हो जाएगा। देखिए इसका मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू, जब इसका मैक्सिमम वैल्यू रहेगा तो ये फाई 0 रहेगा, तो cos 0 का वैल्यू 1, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, यानी कि रूट अंदर समझ रहे हैं ना, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, बाहर आएगा तो a1 प्लस a2 आ जाएगा। क्या इसको करके लिख दें? The point will be called as constructive interference in amplitude and intensity is maximum at that point. So resultant amplitude A is equal to A1 plus A2, ठीक है। A is equal to A1 plus A2, ठीक है। कब? From 1 when cos phi is equal to 1 और phi is equal to 0, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा। अच्छा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए का जो वैल्यू है वो फिर हो जाएगा नीचे वाले के हिसाब से 2a0,
ठीक है, जब फ्रॉम टू व्हेन cos 5/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में बात आ रहा है कि एम्पलीट्यूड का वैल्यू मैक्सिमम जब A1 A2 अलग अलग है, इफ A1 इज नॉट इक्वल टू A2 और इफ A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A0, तब जब A1 A2 इक्वल नहीं है तब ऐसा हो जाएगा, और जब इक्वल है तब ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा। चलिए, रिजल्टेंट इंटेंसिटी I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर if I1 is not equal to I2 from 3 when cos 5। चलिए, इसको लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, फ्रॉम 1 खाली लिख दिए, ये समझ में आ रहा है, फ्रॉम 2 फ्रॉम 3। ठीक है, फ्रॉम 3। ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो यही ना हो सकता है, ये cos 5 का वैल्यू 1 कर दें तो क्या हो जाएगा, रूट I1 और I2 का होल स्क्वायर, ऐसा करके आ जाएगा इंटेंसिटी का वैल्यू, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4I0 इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0 फ्रॉम 4। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। तो आपका एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी यहां पे निकाल चुके हैं, इसको उतारिए। अभी इसमें 2 पॉइंट और है, उसको लिखाएंगे। इसको ऐसे कर देते हैं, ये +2A0 आया है ना, तो इसको +2A0 रहे चाहे -2A0 रहे, +2A0 ऊपर में -2A0 नीचे में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एम्पलीट्यूड उस समय मैक्सिमम होगा नीचे साइड में भी और ऊपर साइड में भी, इसीलिए इसको +-2A0 हम कर दिए। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ रहा है बात, और ये यहां पे लिख दिए। अब हम लोग लिखते हैं cos 5 का वैल्यू क्या आया था मेरे लिए, cos 5 का वैल्यू आया था 1। सो 5 इज इक्वल टू 0, 0 पे भी 1, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 2n पाई, यानी n का वैल्यू 1 2 0 1 2 3 4 कुछ भी डालेंगे तो cos 5 का वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 का वैल्यू तो आ गया। ये 5 क्या है, फेज डिफरेंस है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हुआ इसका, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब छठा में लिखते हैं, मेरे पास क्या था, एज phi is equal to 2 pi by lambda into delta x। so delta x क्या था, पाथ डिफरेंस था ना, तो ये क्या हो जाएगा, lambda by 2 pi into phi। so डेल्टा x का जो वैल्यू का रेंज आएगा, जैसे फाई का रेंज निकाले हैं ना फेज डिफरेंस का, तो उसी तरह से पाथ डिफरेंस का भी निकाल लेते हैं। फाई का वैल्यू 0 डाले तो पाथ डिफरेंस 0, फाई का वैल्यू 2 पाई डालेंगे तो लेमडा, फाई का वैल्यू 4 पाई डालेंगे तो 2 लेमडा, ऐसे करते 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 n लेमडा आ गया। ठीक है, तो ये यहां तक आपका हो गया। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो गया एक कवर, ये पॉइंट एक कवर, 3 4 5 6, तो ये 6 पॉइंट आपका कवर हो गया। हम लोग क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां पे होगा तो क्या क्या कंडीशन है एम्पलीट्यूड का, दोनों कंडीशन में A1 A2 बराबर वाला और नहीं बराबर वाला भी। ठीक है, और इंटेंसिटी का भी, और फेज डिफरेंस का भी, पाथ डिफरेंस का भी। तो ये 6 चीज हम निकाल ले रहे हैं। 2 चीज इसको देखा जाए तो 2 चीज निकाल रहे हैं, एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। ये
चार चीज हम लोग निकालते जाएंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, क्या क्या चारों का कंडीशन रहेगा। तो याद रखिएगा, कहीं भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहे तो पाथ डिफरेंस जो होना चाहिए वो हमेशा क्या होगा, लेम्डा के मल्टीपल में होता चला जाएगा। एक लेम्डा, दो लेम्डा, तीन लेम्डा, ऐसे कर करके होगा। लेम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट, जो लाइट वहां पे पहुंच रहा है ना पी पॉइंट पे, वो वाला वेवलेंथ है, ठीक है। तो ये वेवलेंथ का मल्टीपल हो जाएगा आपका पाथ डिफरेंस, ठीक है। और जो होगा फेज डिफरेंस जो होगा वो 2n पाई होगा, ठीक है। तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ऐसे कर करके आपका पाथ डिफरेंस हो जाएगा। चलिए इसको उतारिए, इसको मिटाएंगे। अब लिखेंगे हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। ये तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए सब नहीं मिटाएंगे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन विच द एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका सबका वैल्यू हम फुलफिल कर देंगे। ठीक है, चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं लोग कि देखिए विल वी एट, हाँ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, destructive interference, the point will be called at destructive interference in which the amplitude and intensity is minimum at that point, ठीक है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, मिनिमम हमको एम्पलीट्यूड चाहिए ना, मैक्सिमम तो चाहिए नहीं। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। तो a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, हाँ, तो a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर यानी कि a1 माइनस a2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो होगा मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इसका मिनिमम वैल्यू देखिए, यहां पे जीरो करते हैं ना तो रूट अंडर a1 प्लस a स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर का रूट अंडर में आ जाता, लेकिन यहाँ पे -1 किए हैं तब जाके इसका मिनिमम लिखा है। लेकिन यहाँ पे हम इसका वैल्यू जीरो कर देंगे तो एम्पलीट्यूड इसका एकदम खत्म हो जाएगा, -2a0 हो जाएगा। तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। -2a0 तो किसका होता है, कंस्ट्रक्टिव का होता है, +2a0 चाहे -2a0। लेकिन इसका हमको मैग्नीट्यूड एकदम खत्म चाहिए। तो मैग्नीट्यूड कम कब होगा, जब ये पूरा चीज खत्म हो जाएगा। ये कब होगा, जब ये चीज जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो 2a0 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। समझ में बात आ रहा है। चलिए अब इंटेंसिटी का जो वैल्यू है, इंटेंसिटी यहां पे जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका -1 वैल्यू डालेंगे, -1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 माइनस रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और यहां पे इंटेंसिटी का वैल्यू डालेंगे तो फिर जीरो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां पे cos फाई का वैल्यू हम लोग क्या डाले थे, वहां पे -1 डाले थे, तभी ना ऐसा आया था I1 रूट अंडर I1 I2 का होल स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 2n माइनस 1 पाई, ठीक है। n बराबर 1 डाल देते तो 2 माइनस 1 पाई, n बराबर 2 डाल देते 4 माइनस 1 3 पाई। तो ऐसे करते करते आपका पाई आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखते हैं फेज डिफरेंस में। फेज डिफरेंस का तो फॉर्मूला यही वाला है मेरे पास। तो यहाँ फाई का वैल्यू हम लोग क्या डाल रहे हैं, पाई डालेंगे तो λ/2 आ जाएगा। 3 पाई डालेंगे तो 3 λ/2 पाई आ जाएगा, सॉरी 3/2 लैम्डा आ जाएगा। 5 डाल देंगे तो 5 λ/2 आ जाएगा, 5/2 लैम्डा, ठीक है। तो ये 2n माइनस 1 λ/2 का फॉर्म है, इसको देख लीजिए। n बराबर 1 डालिए तो 2 माइनस 1 λ/2, n बराबर 2 डालिए 4 माइनस 1 3 λ/2, 3 डालिए
6 माइनस 1 5 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसका हो गया और ये फॉर्मूला इसका हो गया। तो याद रखिए कि एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी मिनिमम कहां पे हो रहा है, जहां पे फेज डिफरेंस आपका इसका पाई का मल्टीपल में है, ठीक है, 2n माइनस 1 पाई के फॉर्म में है, और पाथ डिफरेंस है 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 के फॉर्म में। यदि ऐसा होगा तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड आप निकाल लीजिएगा उस पॉइंट पे। चलिए इसको उतारिए, ये हो गया। इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं। We see here that there is maximum and minimum amplitude and intensity at different point. So there are also many points where the amplitude and intensity lies in between, ठीक है। लाइज ये दोनों के बीच में लाइज करता है। सो एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी लाइज इन बिटवीन। सो ये तो समझ में आ रहा है कि ये एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी अलग अलग जगह पे अलग लाइज करेगा, बट दैट amplitude and intensity remains constant at that point. It means the two source is coherent, ठीक है। तो coherent source कब होगा, जब उसका एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी जो भी रहे, मैक्सिमम मिनिमम के बीच रहे, मैक्सिमम रहे, मिनिमम रहे, चाहे एम्पलीट्यूड चाहे इंटेंसिटी, यदि वो कांस्टेंट रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, कोहेरेंट सोर्स से बना हुआ होगा, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई मैक्स बाय आई मीन। आई मैक्स बाय आई मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट आई वन प्लस रूट आई टू, ठीक है, का होल स्क्वायर बाय रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I1 जो होता है, मतलब I1 इज डायरेक्टली ए स्क्वायर होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस, इसको पहले ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख देते हैं रूट I1 प्लस रूट I2 बाय रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A1 प्लस A2 बाय A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको यहां तक उतार दीजिए, ये हो गया। चलिए इसमें कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। We must know that light is coming due to excitation of electrons
colliding with other electron or coming down to its lower orbit. In this process, energy is released in form of light. Lower orbit in order of 10 to the power -8 सेकेंड। ठीक है, यहां तक लिखिएगा। 10 to the power -8 सेकेंड में क्या होता है, एक्साइट होके लौटने में लगता है, हाईएस्ट स्टेट से लोअर स्टेट आने लगता है। तो उससे क्या होता है ना, हाईएस्ट से जब लोअर आगे एनर्जी डिक्रीज हुआ तो एनर्जी जो निकलता है वो लाइट के फॉर्म में निकलता है। ठीक है, तो लाइट ऐसे ही आता है। सो लाइट changes or vibrates its phase continuously। वो क्या करता है, continuously अपना क्या कर रहा है, लाइट चेंज कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, so it is not possible for the two light source to remain coherent। तो ये लाइट जो है ना, दो सोर्स कोहेरेंट कभी नहीं हो सकता है, दो अलग अलग लाइट सोर्स ले लीजिएगा तब। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ही लाइट सोर्स को लेते हैं और उसको दो लाइट सोर्स में बांट देते हैं। तो जो दूसरे में चेंज होगा, पहले में चेंज होगा, वही दूसरे में भी चेंज कर देगा। ठीक है, so to obtain two coherent sources of light, we use only one light source and pass through two holes and the light coming from these two holes will act as coherent source of light। तो समझ में आ गया, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट आपको चाहिए तो आप एक लाइट को क्या कीजिए कि दो लाइट में बदल दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहां से एक सोर्स को हम दे दिए। ठीक है, और ये जो सोर्स है ये S1 है, ये S2 है। ठीक है, ये S है। तो ये क्या हुआ कि दो सोर्स से लाइट यहां से जाएगा, यहां से ऐसे निकला, यहां से ऐसे निकला, तो इसका क्या होगा, दोनों सोर्स क्या हो जाएगा, अब ये दोनों क्या हो गया, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, ये हो गया। चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ। इन इंटरफेरेंस two individual amplitudes are A naught each and the intensity is I naught each and the intensity is I naught each।
find resultant amplitude and intensity, find resultant amplitude and intensity at a point where a phase difference between two waves is is 60 degree. B, path difference between two waves is lambda by 3. In interference, two individual amplitudes are A0 each and the intensity is I0 each. Find resultant amplitude and intensity at a point where path difference between the two waves is 60 degree. ठीक है, phase difference between the two waves is 60 degree and path difference between the two waves is lambda by 3. ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख दीजिएगा फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. ठीक है, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में. चलिए तो करना स्टार्ट करते हैं. पहला सवाल बनाते हैं. पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव, फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स क्या बता रहा है? ए में फेज डिफरेंस बता रहा है ना 60 डिग्री. ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? A0 दोनों का एम्पलीट्यूड दिया हुआ है और इंटेंसिटी I0 दोनों का दिया हुआ है. ठीक है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी निकालना है. तो हमको फॉर्मूला तो लगाना है ये वाला, क्या कि I0 A0 दोनों का बोल रहा है सेम है. ठीक है, तो हम लोग को एम्पलीट्यूड जब निकालेंगे, एम्पलीट्यूड A is equal to 2 A0 cos 60 by 2 A0 cos 30 डिग्री. तो ये क्या होगा? cos 30 का वैल्यू √3/2, √3/2 यानी कि क्या हो जाएगा? √3 A0. ये A का वैल्यू आ गया. A का वैल्यू क्या आ गया? √3 A0. ठीक है, और यहां पे आपको एम्पलीट्यूड निकाल लिए, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. इसको लिखिएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी निकालिए यहां पे. रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगा I का वैल्यू वो 4I0 cos स्क्वायर 5/2 यानी कि 60/2 4I0 cos 30 और √3/2 का होल स्क्वायर. ये क्या होगा? 3/4 इंटू 4I0 यानी कि 3I0. यानी I का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3I0. ठीक है, I का वैल्यू. समझ में बात आ रहा है? यानी कि इंटेंसिटी जो हो गया वो I0 का तिगुना और एम्पलीट्यूड हो जाएगा √3 टाइम्स A0. ठीक है, अब बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 है. इसका आंसर मिला लिया जाए. I का वैल्यू A का वैल्यू सही है. अब पाथ डिफरेंस आपका क्या दिया हुआ है? लैम्डा बाय 3. बी पार्ट में आ जाते हैं. देखिए हमको क्या करना है? फॉर्मूला तो यही वाला अप्लाई करना है, 2A0 cos 5/2 और 4I0 cos स्क्वायर 5/2. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके लिए फाई चाहिए. 4 फाई वी हैव फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स एंड लेमडा एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 3, ये गिवन है. इसीलिए फाई का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा
इंटू लेमडा बाई 3 यानी कि 2π/3। ठीक है, 2π/3 हो गया ना। चलिए, तो इसको हम लोग करते हैं 2π/3 को यूज करेंगे। अब हम लोग लिखते हैं, इसके नीचे लिखिएगा, हम यहां पे लिख रहे हैं। ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो वैल्यू हो जाएगा वो 2a0 cos π/2, 2a0 cos π/2 के जगह पे cos π/2 है ना, फाइव के जगह पे 2π/3, अब बाई 2, तो 2 कट गया, तो ये क्या आ जाएगा 2a0 cos π/3। अच्छा, cos π/3 क्या है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री क्या होता है 1/2, 2a0 इंटू 1/2, यानी कि a0 वैल्यू आ गया, यानी कि a का वैल्यू क्या आ गया a0 आ गया। ठीक है, अब इसमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालते हैं। I का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4I0 cos स्क्वायर 5/2, 4I0 cos स्क्वायर 5/2 है, यानी कि cos π/3 का ही होल स्क्वायर हो गया, यानी कि 4I0। ठीक है, cos π/3 है cos 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 4I0 इंटू 1/4, यानी कि I0। I का वैल्यू I0 आ गया। ठीक है, तो I का वैल्यू I0, A का वैल्यू A0। जब पाथ डिफरेंस λ/3 रहेगा, फेज डिफरेंस 60 रहेगा, तो उसका तो इतना निकाल ही लिए हैं दोनों। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, ये हो गया। क्वेश्चन हम क्या करेंगे, ये जो चैप्टर है इसी में हम 15-20 क्वेश्चन आपको करवा देंगे साथ साथ, क्योंकि इसमें क्या है कि भूलिएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, तो इसी के साथ जितना भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसी के साथ 2-3 प्रॉब्लम करवाते चलेंगे। ठीक है, चलिए। Three waves from three coherent sources. Three waves from three coherent sources meet at some point. Meet at some point. ठीक है, resultant amplitude of each is A0. Resultant amplitude of each is A0. Intensity corresponding to A0 is intensity corresponding to A0 is I0। ठीक है, फेज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट वेव, फेज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट वेव and the second wave is 60 degree, and the second wave is 60 degree. Path difference between first wave, path difference between first wave and the second wave is 60 degree, and the second wave is 60 degree. Sorry, path of first and second wave π/3, sorry, λ/3. Phase difference between first and second wave is
60 डिग्री पाथ इन फर्स्ट और सेकंड वेव इज λ/3। पाथ डिफरेंस हमेशा लैम्डा के फॉर्म में होता है, ठीक है, और फेज डिफरेंस हमेशा एंगल के फॉर्म में होता है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में क्या है, कैसे कैसे मल्टीपल है, वो आपको करके दिखा दिया गया है। चलिए, द फर्स्ट वेव लैग्स बिहाइंड, द फर्स्ट वेव lags behind in phase angle from first wave lags behind in phase angle from second and third wave, wave. Find resultant intensity at this point. Find resultant intensity at this point. ठीक है, एक क्वेश्चन पढ़ दिया जाए। 3 waves from 3 coherent sources meet at some point. Resultant amplitude of each is A0. Intensity corresponding to A0 is I0. Phase difference between the first and second wave is 60 degree. Path difference between first and second wave is λ/3. The first wave lags behind in phase angle from second and third wave. ठीक है, फाइंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्या है, 3 वेव फ्रॉम 3 कोहेरेंट सोर्स मीट एट सम पॉइंट। ठीक है, 3 वेव है, 3 कोहेरेंट सोर्स से एक पॉइंट पे आके मिलता है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है सबका A0 है, बहुत अच्छा। इंटेंसिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू A0 इज I0 है। ठीक है, फेज डिफरेंस फर्स्ट एंड सेकंड वेव इज 60 डिग्री। ठीक है, पहला और दूसरा वेव के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 60 डिग्री है। पाथ डिफरेंस में भी फर्स्ट एंड सेकंड वेव इज λ/3। ठीक है, तो λ/3 दिया हुआ रहेगा, तो λ/3 आपका क्या दिया होगा, पाथ डिफरेंस। उससे फेज तो आप निकाल सकते हैं ना, λ/3 यहां डालेंगे और फेज डिफरेंस हम निकाल लेंगे पाथ डिफरेंस से। The first wave lags behind in phase from second and third wave। ठीक है, तो फर्स्ट वेव जो है ना, सेकंड और थर्ड वेव दोनों से पीछे है। ठीक है, फाइंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। तो हमको उस पॉइंट पे जो तीनों वेव पहुंचा है उसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने का है। यहाँ पे 3 वेव वाला केस है, एक वेव का केस नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको थोड़ा देखा जाए। देखिए, यहाँ पे 3 वेव का बात कर रहा है, तो पहला वेव मान लेते हैं एक है ऐसा A0। अच्छा, फर्स्ट वेव एंड सेकंड वेव इज λ/3। ठीक है, तो λ/3 है फर्स्ट और सेकंड वेव। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड वेव, इसको थर्ड वेव कर दीजिए, ये थर्ड वेव है। ठीक है, देखिए फर्स्ट और थर्ड वेव के बीच का जो फेज डिफरेंस है, ऐसे लिखते हैं, पाथ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड वेव इज λ/3। सो फेज डिफरेंस phi इज इक्वल टू 2π/λ इंटू λ/3, यानी कि 2π/3, यानी कि ये 60 डिग्री यानी कि 120 डिग्री। ठीक है, तो मान लीजिए ये फर्स्ट और थर्ड के बीच बोल रहा है ना, तो मान लीजिए फर्स्ट ऐसा है A0, तो थर्ड ऐसा होना चाहिए A0। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। अब बोल रहा है कि फर्स्ट और सेकंड वेव के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री, और तीनों A0 है, तो ये फर्स्ट और सेकंड के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो ये तो 60 डिग्री यही हो सकता है, ये भी A0 है, सब का सब A0 है। The first wave lags behind in phase from second and third wave। ठीक है, तो फर्स्ट वेव जो आपका है वो
लैग्स बिहाइंड सेकंड एंड थर्ड वेव। तो सेकंड और थर्ड वेव के पीछे आ गया फर्स्ट वेव आपका। फर्स्ट वेव आपका क्या इस दोनों के पीछे है, तो पीछे आ गया आपका ये 60 डिग्री है, इसको लिख दीजिए। फाइंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, ठीक है। अच्छा, तो आपका जो है ये दोनों एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, चलिए इसको देते हैं फर्स्ट वेव, इसको सेकेंड और इसको थर्ड वेव, यही ना है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड वेव इज 2a0 cos, दोनों के बीच का एंगल 120 बाई 2, 2a0 cos 60 डिग्री। 2a0 cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 यानी कि a0, ठीक है। अच्छा, a0 होगा तो 120 एकदम 20 से जाएगा ये, कि इस दोनों के बीच का एकदम होगा करके हमें वेक्टोरली ही ऐड करना है। हम बताए थे कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपको क्या करना है, वेक्टर तरीका से ऐड कर देना है। तो ये दोनों का वेक्टर तरीका से ऐड करेंगे तो a0 जो आएगा आपका, जो a0 जो आया है उसका डायरेक्शन तो एकदम ऐसे बीच ही से आएगा। सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ 1, 2 एंड 3 इज a0 प्लस a0। a0 इस दोनों का मिला के एक a0 पहले से था, तो ये क्या हो जाएगा a0 प्लस a0 यानी कि 2a0, ठीक है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो निकल गया 2a0, ठीक है। तो चलिए अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम लोग निकाल देते हैं। तो इसी में बताए थे कि हम लोग रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे। a जो होगा उसका वैल्यू 2a0, a इज इक्वल टू 2a0 आया है, ठीक है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, मेरे पास क्या है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा रूट I इज इक्वल टू 2 √I0, ठीक है। तो I इज इक्वल टू 4I0। तो इंटेंसिटी चौगुना हो गया, 4th टाइम हो गया, क्योंकि एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स है, ठीक है। तो ये आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकल गया 4I0, ये आपका आंसर हो गया। चलिए ये हो गया सवाल, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। Waves of equal frequencies, two waves of equal frequencies, equal frequency में समझ रहे हैं, coherent equal frequencies have their amplitude in the ratio, have their amplitude in the ratio 3:5, ठीक है। They are superimposed, they are superimposed on each other, on each other. Calculate the ratio of, calculate the ratio of maximum and minimum intensity, maximum and minimum intensities of the resultant wave, of the resultant wave, ठीक है। Two waves of equal frequencies have their amplitude in the ratio of 3:5. They are superimposed on each other. Calculate the ratio of maximum and minimum intensities
ऑफ द रिजल्टेंट वेव। ठीक है, चलिए इसको देखिए कैसे बनेगा। अब देखिए दिया हुआ है रेशियो जो एम्पलीट्यूड का दिया हुआ है A1/A2 इज इक्वल टू 3/5। तो इंटेंसिटी जो हो जाएगा, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा √I1/I2 इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, ये तो हो गया पहला। अब देखिए Imax जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है वो क्या होता था, I1 प्लस I2 जो √I1 प्लस I2 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होता था, और I मिनिमम का वैल्यू क्या होता था, √I1 माइनस √I2। इसीलिए हमको क्या चाहिए, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, √I1 प्लस √I2 बाई √I1 माइनस √I2। ठीक है, तो इसको हम लोग कर देते हैं I2 से सबको डिवाइड कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये क्या हो जाएगा, I1/I2। ठीक है, मतलब √I2 से सबको डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय √I1/I2 माइनस 1। I1/I2 का रूट का वैल्यू कितना दिया हुआ, 3/5 प्लस 1, 3/5 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 8/5 और 3 माइनस 5 माइनस 2/5 यानी कि -4। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। ये हो इसका स्क्वायर है ना, स्क्वायर होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, कितना आया था 5 प्लस 3 8, 8/5 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16। ये आंसर हो गया। इन इंटरफेरेंस Imax by Imean is equal to अल्फा। फाइंड क्या निकालना है, Amax by Amean, B में A1 by A2, C में I1 by I2। ठीक है, चलिए तो पहला देखिए Amax by Amean is equal to √Imax by Imean, तो लिख ही सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा √अल्फा, पहला का आंसर। B का A1 by A2, तो देखिए A1 by A2 निकालना है ना, तो ये Amax by Amean is equal to A1 plus A2 by A1 माइनस A2। ठीक है, अच्छा A2 से सबको डिवाइड कर देंगे, तो A1 by A2 प्लस 1, A1 by A2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा अच्छा Amax by Amean का वैल्यू क्या है, √अल्फा है, इसका वैल्यू √अल्फा है ना, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम कोई नंबर समझते हैं, तो A1 by A2 प्लस 1 कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो जब लगाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, जैसे इसको मान लेते हैं R प्लस 1 बाई R माइनस 1 इज इक्वल टू √अल्फा, तो इसको R प्लस 1 माइनस R प्लस 1। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं R इज इक्वल टू √अल्फा प्लस 1 बाई √अल्फा माइनस 1। ठीक है, तो A1 बाई A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √अल्फा प्लस 1 बाई √अल्फा माइनस 1। ठीक है, ये पहला हो गया। अब चलिए C वाला निकाल लेते हैं, इसका वैल्यू है I1 बाई I2, तो I1 बाई I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर बाई A2 का स्क्वायर, तो A1 बाई A2 का होल स्क्वायर यानी कि
a1 बाई a2 का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं? a1 बाई a2 का जो वैल्यू निकाले हैं रूट अल्फा प्लस 1 बाई रूट अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए ये हो गया, ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन।